अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में दूसरा लेक्चर होगा और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में हम तीन तरह की बातें डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली बात हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। और आपको याद हो, जो पहला लेक्चर था वो हमारा प्योरली फोटोन पर मुश्तमिल था, जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक बातें की फोटोन के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो मेरी गुजारिश है कि आप एक दफा वो लेक्चर जरूर सुन लें, ताकि ये लेक्चर जो है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाए। तो वैसे भी मैं कोशिश करूंगा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं भी लिया ना, तो ये लेक्चर आपको जरूर समझ आ जाए। और हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर की। तो एक बात याद रखिएगा, जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर है ना, ये डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर। डिपेंड्स अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। जो फोटोन या लाइट जो आ रही है, उसकी एनर्जी के क्या है, उस पर ये जो इसकी इंटरेक्शन है वो डिपेंड करती है। अब यहां देखिएगा, एनर्जी के हिसाब से तीन तरह के इफेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। अगर तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है, अगर तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी लेस देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर जो डोमिनेंट इफेक्ट होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है। और अगर जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है, उसकी जो एनर्जी है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो और लेस देन हो या कम हो किससे, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक हो गया। तो उस वक्त जो डोमिनेंट इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, कॉम्पटन इफेक्ट होगा। ठीक है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर, अगर इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल किसके हो, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो उस वक्त जो हमारे पास फिनोमिना होगा वो कौन सा होगा, पेयर प्रोडक्शन होगा। तो हमने आज किसको डिस्कस करना है, हमने आज डिस्कस करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ना जो सूटेबल मेटल्स होती हैं वो होती हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों सूटेबल होती हैं, उनका जो वर्क फंक्शन है ना वो कम होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, सूटेबल मेटल्स कौन सी है, सूटेबल मेटल्स, तो वो आप समझते हैं वो कौन सी है सर, अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स। अब ये अल्कली मेटल्स क्यों है, अल्कली मेटल्स का जो वर्क फंक्शन है वो क्या होता है, कम होता है। वर्क फंक्शन सर क्या होता है, अभी ड्यूरिंग लेक्चर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो हमारे पास तीन तरह की जो रेडिएशंस है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाती हैं। हमारे पास जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाती हैं, और विजिबल लाइट करवा सकती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकती हैं। क्या बाकी भी करवा सकती हैं, बाकी भी करवा सकती हैं, गैमा रेज भी करवा सकती हैं, एक्स रेज भी करवा सकती हैं। अगर ये फेल हो जाएंगी ना तो फिर वो होगा, लेकिन डोमिनेंट जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है वो इन तीन से आता है। ठीक है। बाकियों से भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क फंक्शन, कि मेटल का वर्क फंक्शन कितना है। अगर कम वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट उसको नहीं वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाई, तो हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए होगी, तो उसके लिए हम एक्स रेज या गैमा रेज भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कॉम्पटन इफेक्ट की बात करूं, तो कॉम्पटन इफेक्ट कौन सी वेव्स करवाती है, तो कॉम्पटन इफेक्ट आपको याद होगा ये एक्स रेज करवाती है। कौन करवाती है, एक्स रेज करवाती है, या गैमा रेज भी करवा सकती है। एक्स रेज भी करवा सकती हैं और गैमा रेज भी करवा सकती हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी की रेंज है वो इसमें हो, ये एनर्जी की रेंज होनी चाहिए। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर हमारे पास जो पेयर प्रोडक्शन है ये कौन करवाती है, ये गैमा रेज करवाती है। तो गैमा रेज जो है ये कब पेयर प्रोडक्शन करवाती है, जब उनकी एनर्जी इक्वल या ग्रेटर हो किससे, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अब हम बात करते हैं डिटेल्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए ना मैंने इसकी एक डायग्राम बनाई है, सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम से समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है। फर्स्ट गल है, ये कोई मेटल है आपके पास, इस मेटल के ऊपर ना लाइट स्ट्राइक करवाते हैं। तो जब आप लाइट स्ट्राइक करवाते हैं ना तो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते हैं।
अब लाइट, क्या हर लाइट नहीं भाई, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब आप फॉल करवाते हैं तब इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जरा डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन कब, व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। तो जब उस पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करती है तो तब उस फिनोमेना को, उस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और यहां जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इस फिनोमेना में करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और वो अगर सर्किट में मूव करना शुरू कर दें तो वो करंट प्रोड्यूस करेंगे, उस करंट को हम क्या नाम देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। और यहां मैं उसको IP से डिनोट कर रहा हूं, IP फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब एक बात याद रखिएगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये रिवर्स फिनोमेना है। ठीक है, ये क्या है, रिवर्स फिनोमेना। किसका, रिवर्स फिनोमेना कह लें, फिनोमेना कह लें, या आप कह लें रिवर्स प्रोसेस है। किसका रिवर्स प्रोसेस है, ये रिवर्स प्रोसेस है एक्सरे प्रोडक्शन। किसका, एक्सरे प्रोडक्शन का। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किसका रिवर्स प्रोसेस है, ये एक्सरे प्रोडक्शन। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हम इसकी ना बेसिक बातें समझते हैं, इसकी वर्किंग को जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसकी वर्किंग को समझने के लिए ना मैंने आपके सामने इसकी सर्किट डायग्राम बनाई है। इसमें देखिएगा, ये ना एक मेटल लगाई है कनकेव शेप की, यूं। ठीक हो गया। और ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है ना, ये एनोड है, बेसिकली एक वायर आप समझने लगा दी। यहाँ कनकेव शेप मेटल लगाई और इधर एक वायर लगा दी। ठीक हो गया। और इसको ना सर्किट में मैंने अटैच कर दिया। यहाँ एमीटर लगाया सीरीज में और एक वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल में, और यहाँ एक बैटरी लगा दी किसी स्पेसिफिक वोल्टेज की। ये एक रियोस्टेट लगा दी जिससे आप पोटेंशियल डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसको ना हम नाम देते हैं कैथोड का। क्या नाम देते हैं जी, सर, कैथोड का। और इसको क्या नाम देंगे, सर, इसको नाम देंगे फिर एनोड का। ठीक हो गया। ये कनकेव शेप मेटल कौन है, कैथोड, और ये कौन है, एनोड। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आप क्या काम करते हैं। अब देखें, क्या यहां से करंट फ्लो कर सकते हैं सर्किट में, मुझे बताएं। अभी इस लाइट को ना, ये जो लाइट आपको नजर आ रही है ना, इसको आपने नहीं अभी कंसीडर करना। क्या इस सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है, आप कहेंगे सर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सर ये एनोड और कैथोड एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है ना, ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर इसको रखा हुआ है ताकि बाहर से हवा इंटरेक्ट ना करे इसके साथ। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रिकली अलग-अलग है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो करंट तो फ्लो नहीं कर सकता। अगर करंट में फ्लो करना है तो फिर चार्जेस को यहां से उड़ के इधर जाना पड़ेगा। क्या चार्जेस उड़ सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल उड़ सकते हैं। जरा देखिए, हम यहाँ चार्जेस को उड़ाएंगे। अब एक काम करते हैं, अगर यहां से करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब चार्जेस उड़ के जा रहे हैं, मतलब समझ आता है ना। अगर करंट फ्लो करे तो यहां से चार्जेस क्या करेंगे, उड़ के इधर एनोड पर जाएंगे और करंट फ्लो करेगा। जरा देखिएगा, आप एक काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप ये काम करते हैं कि आप ना एक लाइट सोर्स लेते हैं और लाइट सोर्स के आगे एक फिल्टर लगा देते हैं जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट आगे भेजेगा। और लेट्स सपोज ये ब्लू लाइट जा रही है और ये ब्लू लाइट ना इस मेटल सरफेस पर टकराती है। जैसे ही इस मेटल सरफेस पर ये ब्लू लाइट टकराती है ना, आप देखते हैं इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। आप कैसे देखते हैं भाई, ये एमीटर नहीं लगा हुआ तो ये आपको बताएगा कि भाई इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक की, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब करंट क्यों फ्लो होना शुरू हुआ, एक्चुअल में जैसे ही लाइट यहां स्ट्राइक की थी तो यहां से ना इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। कौन इमिट हुए, इलेक्ट्रॉन्स, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। और वो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर करके अब वो किधर जा रहे हैं, मूव कर करके वो एनोड पर जा रहे हैं। जब वो एनोड पर जाएंगे तो वो करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक हो गया। और आपको करंट यहां से मिल रहा होगा जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे चुके हैं। अब आप एक काम करें, आप जरा लाइट को ब्लॉक करके देखें। आपने लाइट ब्लॉक की, आपने देखा करंट फौरन जीरो हो गया, करंट गायब हो गया। फिर आप हाथ हटाए, फिर लाइट गई, फिर आपने देखा करंट फ्लो करना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात तो पक्की हो गई, और वो कौन सी बात है, वो ये बात है
कि कब करंट प्रोड्यूस होता है, जब लाइट पड़ती है। इसका मतलब लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कंफर्म हो गया, और वो यहां आ रहे हैं जिसकी वजह से सर्किट क्लोज हो रहा है और करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। ठीक हो गया जी, चलें ये बात क्लियर होगी। अब आप एक और काम करें, आप ये काम करें कि इस लाइट की जगह ना ग्रीन लाइट लें, ब्लू विद गायर। ब्लू आता है पहले, ज्यादा एनर्जी वाली, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, उसके बाद ग्रीन ले हैं। ठीक है, आप ग्रीन लाइट आपने यूज की ना, तो अब भी आप देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, यानी कि करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप एक ऐसी लाइट ले हैं, यानी कि आप और कम नीचे आते आते ना आप रेड लाइट पे ले आए, लेकिन तो आपने देखा जैसे आपने रेड लाइट स्ट्राइक करवाई ना, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। लाइट का मतलब, कलर का मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, एक खास फ्रीक्वेंसी से नीचे जब आप लाइट की फ्रीक्वेंसी करते हैं ना, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। ये कैसे से पता चला नहीं होता? भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मजाक नहीं है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है भाई, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अब इसका मतलब हुआ कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट क्या करेगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करेगी। वो वाली लाइट क्या, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट क्या काम कर सकती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकती है। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, जो कि मैंने सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लफ्ज यूज किया, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बिलो विच नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं यहां लिख देता हूं, क्या बात कर रहे हैं सर आप? भाई मैं बात कर रहा हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सर क्या होती है? भाई अभी तो बताया है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैं लिख देता हूं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। फोटो एमिशन समझ रहे हैं ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एमिट नहीं होते, टेक्स प्लेस। तो दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको हम डिनोट करते हैं एफ नॉट से। याद रह जाएगा, भूलना नहीं है। और ये डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मेटल पर। नेचर ऑफ मेटल, कि मेटल किस नेचर की है। ठीक है, अगर पोटेशियम है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ और होगी, और इस तरह से अगर हमारे पास सोडियम है, हमारे पास निकल है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, कौन सी मेटल है, हर एक के हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होता है। अब जब मैं आपसे कहूंगा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें, तो फिर वो मिनिमम की जगह आप क्या लगा देंगे? द मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, कि जिससे ऊपर वेवलेंथ वाली लाइट क्या करेगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवाएगी। द मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, यानी कि उससे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट स्ट्राइक करवाएंगे तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, जिसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, और उसको लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। वो अंडरस्टूड होगी बात, उसमें इतना मसला नहीं है। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखें, अब आप देख रहे हैं कि यहां से ना इलेक्ट्रॉन्स उड़-उड़ इधर जा रहे हैं और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप एक काम करना चाहें, आप ये जानना चाहें कि यहां से जो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, तो आप क्या निकाल सकते हैं उसकी स्पीड? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो क्या काम करेंगे? उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है? आप इस बैटरी की पोलैरिटी बदल देते हैं। क्या काम करते हैं? बैटरी की पोलैरिटी बदल देते हैं। ध्यान से समझिएगा, बैटरी की क्या कर दी? पोलैरिटी बदल दी। पोलैरिटी बदलने का क्या मतलब हुआ? भाई इधर नेगेटिव को हमने इधर कर दिया और पॉजिटिव को इधर कर दिया। अब यहां पर कौन सा पोटेंशियल आ गया, जरा जल्दी से बताएं। इस एनोड पर कौन सा पोटेंशियल आ गया? सर नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। कौन सा पोटेंशियल आ गया? नेगेटिव। अब अगर यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? सर रिपेल करेगा। अगर ये रिपेल करेगा तो इसका मतलब हुआ जो सुस्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे या जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो रुक जाएंगे। ठीक हो गया। अगर लेकिन जो तेजी से आ रहे हैं, जो स्पीड में है, हाई ज्यादा मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, वो नहीं रुकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो ना करे तो आप नेगेटिव वोल्टेज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। नेगेटिव वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे, एक इतनी ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी कि जो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो भी रुक जाएगा।
अगर मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाए तो क्या अब करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने सिपा सालार को रोक दिया, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को आपने रोक दिया, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी गायब हो जाएगा, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है अंडरस्टूड है, वो रुक गए। तो इसलिए हम टारगेट करते हैं मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को। तो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, उसके लिए हम समझेंगे एक कॉन्सेप्ट को जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मैं अभी आपको बातों बातों में बता गया हूं। सर क्या बताया आपने? देखें जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको ये बताया है कि द मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल या द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। ठीक है, तो यहां मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, एट विच IP यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, जहां पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। या आप यूं भी कह सकते हैं वेयर द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इज स्टॉप, जहां पर मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा? नेगेटिव करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, एक वक्त आएगा यहां करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब यहां करंट जीरो होगा तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि अब वो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया है। तो अब यहां देखिएगा, यहां से हम किनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। किसकी? मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम? वो बहुत आसान है, V नॉट E। सर V नॉट क्या है? भाई ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट कहते हैं, ठीक है, ये V नॉट है। तो V नॉट ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है, आपने पढ़ाया था, ठीक हो गया, थैंक यू। तो ये Q डेल्टा V वाला फॉर्मूला है। Q यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और V जो है यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर आप इसकी एनर्जी निकालना चाहें तो आप मतलब इसकी स्पीड निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। अब ये v स्पीड है, ठीक हो गया, और ये v नॉट e। अगर आप v निकालना चाहते हैं तो अब बहुत आसान हो गया। अब v को इधर रखें, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और m इधर आके डिवाइड हो गया। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इतना मसला नहीं है। तो v मैक्सिमम आपने निकाल लिया, कैसे भला? आपने निकाल लिया 2v नॉट E ओवर m वाला फॉर्मूला यूज करके। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई जल्दी से बताएं, अगर आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मैं एमसीक्यू एक आपसे करवा रहा हूं। एमसीक्यू में ये शायद कह रहा है इफ V नॉट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये 9 वोल्ट है। कितना है? 9 वोल्ट। तो जल्दी से बताएं व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी? जल्दी से बताएं। तो अब आप क्या करेंगे? सर ये फॉर्मूला यूज करना है और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो E हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और m हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास और 2 ऐसे नंबर, तो V नॉट बस पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो भाई कर दो ना, आंसर आ जाएगा, शाबाश। V मैक्सिमम मैं करता हूं, मैं इसको यूं लिख लूं 2E ओवर m अंडर रूट इंटू अंडर रूट V नॉट। सर ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 6 क्रॉस 10⁵। मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप करके देख लीजिएगा, इतनी आएगी, ठीक हो गया। तो अंडर रूट V नॉट है ना, तो अंडर रूट V नॉट में कौन है सर? 9 है। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है सर? 3 होता है। 3 6 कितना हो गया सर? 3 6 हो गया 18 क्रॉस 10⁵ या 1.8 क्रॉस 10⁶ वोल्ट स्पीड है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो इतनी इसकी स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रख लिया। तो अब ना हम और बातें करते हैं, अभी जरा मैं कुछ रेज कर लेता हूं और फिर हम और बातें करते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, और इसके अलावा इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं फिर क्या फर्क पड़ेगा, आप इंटेंसिटी चेंज करते हैं लाइट की फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा। आप एक काम करें, आप 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक आपने ये ब्लू लाइट यूज की, एक आप कर लेते हैं लेट्स सपोज येलो लाइट, ठीक हो गया। 2 लाइट्स, पहले आपने ब्लू लाइट यूज की। तो जब आपने ब्लू लाइट यूज की ना, तो अब देखिएगा आपके पास जो इंटेंसिटी, जो करंट आया फोटोइलेक्ट्रिक करंट,
वो ये है। ये कैसे आया भाई? एक्सपेरिमेंट है ना, आप करंट की वैल्यूज ले जा रहे हैं और आपको पता चलता जा रहा है। ये करंट का एक ग्राफ आ गया, ठीक है। अब आप ना स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल देखेंगे, पोलैरिटी रिवर्स की मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो रिवर्स करके नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ाएंगे करंट कम होता जाएगा ना। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप नेगेटिव बढ़ाते हैं ना, तो करंट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। लेट्स सपोज ये यहां आ गया, ये जहां पर करंट क्या हो गया है? जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं? सर इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसको मैं V01 कह देता हूं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है? ब्लू लाइट का। इसकी इंटेंसिटी को मैं कह देता हूं ये I1 है। I1 याद रहे, जब मैं करंट कहूंगा तो IP कहूंगा, जब मैं खाली I लिख रहा हूं तो यहां पर आपको वो इंटेंसिटी है, मिक्स नहीं करनी चीजें, ठीक हो गया। अब मैंने कौन सी लाइट यूज की? अब मैंने कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज की, और कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट मैंने कौन सी यूज कर ली? लेट्स सपोज मैंने येलो कर ली। अब कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब मैंने यूज की तो मेरे पास जो करंट आया तो वो मैंने देखा करंट की वही वैल्यू आ रही है, यानी कि जिस लाइन पर पहले करंट था। लेकिन याद रहे ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई नहीं साथ, वो ये है कि यहां पर आपने जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी उसको कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है। इंटेंसिटी कांस्टेंट। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी यानी कि I1 बराबर क्या होगा? I2 के, ठीक हो गया। तो पहली जो ब्लू लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? सर उसकी फ्रीक्वेंसी थी F1। अब जो आपने लाइट यूज की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सर उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई F2, ठीक है। और सिचुएशन ये है कि F1 जो है ये ग्रेटर देन है F2 से। मैंने लाइट के नाम लेकर भी आपको बता दिए। अब जब येलो लाइट का आप स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, करंट कम होते होते जीरो हो जाएगा। तो अब आप देखें इसका नेगेटिव पोटेंशियल, तो आपके पास जो ग्राफ आया वो इस तरह से आया। ये क्या है? ये V0 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसको मैं V02 कह देता हूं। ये किस केस में है? ये उस केस में है जब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सर कम हो गई, ठीक हो गया। तो अब आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी चाहे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज करें, चाहे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज करें, उसका जो करंट है ना, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पर पड़ रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किनेटिक एनर्जी की। तो हम यहां से एक बात लिख सकते हैं कि जो IP है, IP सर क्या? फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। IP फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरी बात जो हम यहां से कह सकते हैं वो ये है कि जो हमारे पास, हमें एक बात पता है कि किनेटिक एनर्जी जो है, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के, ठीक हो गया। तो अब यहां से हम ये भी रिलेशन मान सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। V क्या है? स्पीड है, ठीक है। V का मतलब क्या है? यहां पर स्पीड है। ये V0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये V क्या है? स्पीड, उसकी मैक्सिमम स्पीड। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेवलेंथ के। ये तो हमने कल भी पढ़ा था, ठीक हो गया। तो ये रिलेशन आप बना सकते हैं यहां से। इस सारी से जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, जो कंक्लूजन आ रहा है वो ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये भी हमें पता है कि किनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड के भी डायरेक्टली, और वेवलेंथ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ना हम एक और काम करते हैं। अब हम दूसरा काम करते हैं कि हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब ना लाइट आपने एक ही रखी, लेट्स सपोज आपने सिर्फ ब्लू लाइट यूज की। पहले आप ना इसको यूज करते हैं ब्राइट लाइट करके, यानी कि ब्राइट समझते हैं ना, उसकी इंटेंसिटी। सर इंटेंसिटी क्या होता है? भाई इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर किसी लाइट के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर किसी लाइट के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सॉरी, उसकी इंटेंसिटी क्या है? कम है। तो इसका मतलब उसको डिम लाइट भी हम कह सकते हैं। यहां से एक बात याद रख लें, मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं, और वो ये बात है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? इंटेंसिटी के। अगर हम कहते हैं किसी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? ज्यादा है, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। अब यहां से ना एक और रिलेशन बनाते हैं, यहां देखते हैं पहले।
अब मैंने एक ही लाइट यूज की, पहले इसको ना ब्राइट लाइट करके यूज करता हूं। तो मेरे पास जो ग्राफ है ना करंट का, वो ये आ गया। ये कौन सा करंट है? ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। किस केस में? I1 यानी कि इंटेंसिटी 1 है। अब यहां फिर वही बात याद रखनी है आपने कि यहां पर हमने ना अब किसको कांस्टेंट रखना है? अब सर हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी, सेम लाइट रखनी है। ठीक हो गया। इंटेंसिटी चेंज करनी है, ब्राइट कर देना, डिम कर देना। ब्राइट लाइट के लिए इंटेंसिटी 1। तो अब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं और आप देखते हैं कि ये इसका क्या आ गया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको मैं क्या कह देता हूं? V0 कह देता हूं। ठीक हो गया। अब आप क्या काम करते हैं? अब आप इस लाइट की ना ब्राइटनेस कम कर देते हैं, डिम लाइट कर देते हैं। डिम लाइट का मतलब क्या हुआ? डिम लाइट का मतलब भाई बहुत आसान है। आपने अब क्या काम किया? अब आपने उसकी इंटेंसिटी कम कर दी। इसको मैं I2 कह देता हूं। याद रहे I1 ग्रेटर है किससे? I2 से। आपने देखा, अगर यहां पर देखें, ये जो ब्लैक मैंने लाइन बनाई है इंटेंसिटी I1 के लिए, ये ऊपर आ रही है ना, ये करंट का एक्सिस है। तो ऊपर होने का मतलब है करंट ज्यादा है, और ये नीचे है करंट का एक्सिस, ये करंट का एक्सिस है, नीचे रेड लाइन, तो इसका मतलब इसका करंट क्या है? कम है। तो डिम लाइट की ना इंटेंसिटी कम की, तो इसका मतलब लाइट भी क्या होगी? कम होगी। लाइट कह रहा हूं, उसका करंट भी क्या हो गया? कम हो गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेक करते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो नेगेटिव पोटेंशियल जैसे जैसे आप बढ़ाते गए तो आपने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस में भी वही है। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब हुआ कि इंटेंसिटी चाहे आप ज्यादा करें चाहे आप कम करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। किस केस में? अगर इंटेंसिटी वेरी कर रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड वगैरह चेंज होती है, लेकिन इंटेंसिटी चेंज करने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। और अब करंट क्या चेंज हुआ है? सर बिल्कुल करंट चेंज हुआ है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, इंटेंसिटी लाइट का मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आ रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएंगे वहां से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह लें या एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IP के। ठीक हो गया कि करंट ज्यादा होने का मतलब है इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट की, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स लाइट के, इंसिडेंट लाइट के ज्यादा है। ठीक हो गया। और दूसरी बात जो हम यहां से समझ रहे हैं वो वही है जो बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल does not depends upon intensity। ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते। अब यहां से ना डिफरेंट आप ग्राफ भी बना सकते हैं। अब यहां एक चीज याद रखिएगा कि जो इंटेंसिटी है ना उसका डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ वे करती है। तो मैं यहां से ये बात भी लिख सकता हूं ना कि ये सारा क्या है? ये डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन में। कैसे भला? डिस्टेंस क्या है? ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ना तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मेरे पास एक टॉर्च है, मैं यहां से ऐसे टॉर्च चलाता हूं तो यहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये बात तो अंडरस्टूड है ना, सबको पता है। अगर मैं कहूं कि भाई जल्दी से इंटेंसिटी का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत आसान है सर, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है ना। यहां पर आपने ले लिया IP और यहां पर आपने ले लिया, हमारे पास कौन सी है? इंटेंसिटी ले ली। ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। मैं कहता हूं जी इंटेंसिटी का और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएं, तो आप कहेंगे सर ये कौन सा मुश्किल काम है, आपने हमें ग्राफ बनाना सिखाए हुए हैं। आपने यहां कहा है इंटेंसिटी और यहां क्या ले लें? डिस्टेंस। तो ये ग्राफ हमें पता है, कर्व ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक हो गया। ये जरा कोई बात नहीं, ड्राइंग का आपको पता ही है मेरी, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिएगा हम जरा रिजल्ट्स की बात करते हैं, हम समराइज करते हैं रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स तो आपके सामने हैं। इसके अलावा एक बात मैं और लिख देता हूं। एक बात वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं ना रिजल्ट्स के अंदर, ये भी हम रिजल्ट्स ही पढ़ रहे थे,
रिजल्ट्स के अंदर एक बात मैं और लिख रहा हूं, और वो ये बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं ना यहां से, वो फौरन एमिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स इमीडिएटली, यानी कि इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली का मतलब समझते हैं सर? बिल्कुल समझते हैं, यानी कि फौरन इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं, टाइम नहीं लेते। अब ये सारे रिजल्ट्स ना जो कि हमें एक्सपेरिमेंट से मिले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से मिले, हम एक्सपेरिमेंट करते गए, ये रिजल्ट आते गए। अब इन सारे रिजल्ट्स को ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, किसकी भी आप पर जो थ्योरी थी, ठीक है, और वो कौन सी थ्योरी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल वाली थ्योरी। तो अब उस थ्योरी पर, यानी कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के रूल्स को फॉलो करके, उस थ्योरी को फॉलो करके इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, तो ये रिजल्ट्स एक्सप्लेन नहीं हुए। जैसे क्लासिकल जो थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन ना इमीडिएटली एमिट नहीं होंगे, यानी कि लाइट उस पर शाइन करती रहेगी और कुछ देर बाद वो एनर्जाइज होंगे और फिर वो वहां से एमिट होंगे। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही लाइट शाइन करती है फौरन करंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फौरन इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की क्या जरूरत है, और भी बाकी सारे रिजल्ट्स को भी वो कोई खातर खा एक्सप्लेन नहीं करती। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन किसने की? इसकी एक्सप्लेनेशन की आइंस्टाइन ने। तो आप देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। मैं यहां लिख रहा हूं आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेनेशन की थी, ये उसने एक्सप्लेनेशन की थी ऑन द बिहाफ ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के बारे में हमने डिटेल में कल डिस्कशन की है, पहला लेक्चर, मैं फिर बता रहा हूं, पहला लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लाजमी ले लें। तो आइंस्टाइन जो एक्सप्लेनेशन थी उसको जरा समझिएगा, बहुत मजे की एक्सप्लेनेशन उसने की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, और इंस्टेंटेनियसली कैसे एमिट होते हैं, और बाकी सारी बातें। इस बात को समझने के लिए ना मैं एक डायग्राम बनाता हूं। फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई मेटल है। अब ये मेटल मैं अच्छी वाली मेटल ले लेता हूं, कोई अल्कली मेटल है, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं ये पोटाशियम है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। कौन मौजूद है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मैंने थोड़े से अजीब से बना दिए, इनको भी मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ बनाए हैं, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी वो एटम्स वगैरह की बात नहीं की। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये रैंडमली मूव भी कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ना मेटल फ्री तो है लेकिन मेटल के अंदर ही है, ये चाहते हैं मेटल से बाहर निकल जाए। तो बाहर निकलने के लिए इनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जोर लगाना पड़ता है ना, एनर्जी चाहिए होती है जोर लगाने के लिए। तो यहां से बाहर निकलने के लिए मेटल की सरफेस से इनको चाहिए एनर्जी, और मेटल की सरफेस से निकलने के लिए इनको जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जरा समझिएगा, क्या बोलते हैं उसको? वर्क फंक्शन। क्या बोला है मैंने सर? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या कहा है मैंने सर? आपने ये कहा है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, लिख दे जी सर। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहां से? फ्रॉम मेटल सरफेस से। एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन, और उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या फिर जूल होता है। एनर्जी है ना, एनर्जी चाहिए ना, तो वर्क फंक्शन का यूनिट आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। अब देखिएगा, फर्ज कर लेता हूं ये पोटाशियम है, ठीक है। पोटाशियम का वर्क फंक्शन होता है जहां तक मुझे याद है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की तो उसका कितना होता है? 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिथियम का 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी तरह सीजियम का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन, आप चलते जाते हैं। तो अब देखें, अब आइंस्टाइन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। उसने यूं कहा कि देखें जो फोटॉन्स आ रहे हैं ना, यानी कि उसने फोटोन थ्योरी यूज की,
उसने कहा कि फोटॉन्स आपको पता है चूंकि एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, तो एनर्जी के पैकेट्स यहां आ रहे होते हैं। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी वो हमें पता है E इक्वल टू क्या होती है सर, HF। फर्ज कर लेते हैं इस फोटोन की जो एनर्जी है वो है 3.3, या मैं बहुत आसान बात कर देता हूं 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फोटोन आ रहे हैं ना, एक फोटोन की कितनी एनर्जी सर, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब होता क्या है, उसने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये फोटोन आते हैं, ये फोटोन इन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फोटोन को, इंसिडेंट फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब करेगा, उसने एनर्जी का पैकेट एब्जॉर्ब किया। अब जब उसने एनर्जी का पैकेट एब्जॉर्ब किया, उसके पास एनर्जी आ गई। अब वो कितनी एनर्जी आ गई, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल की सरफेस से बाहर जाने के लिए कितनी चाहिए सर, ये वर्क फंक्शन, ये वाला फाई 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेटल की सरफेस से तो ये बाहर चला गया, लेकिन बाहर जाके भी ये रुका नहीं है, ये मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मुझे बताएं, ये जब मूव कर रहा होगा तो इतनी एनर्जी थी ना इसके पास, तो इतनी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी वेस्ट होगी इसको बाहर निकालने में। तो बाकी जो एनर्जी है वो किधर गई सर, इसकी किनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, यानी कि सरप्लस जो एनर्जी होती है ना वो इसकी किनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो अब ये उस किनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, इसको मैं बोलता हूं किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होगी हमारे पास यहां से 3.2 माइनस 2.2 किया तो ये आ गया सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से आगे मूव कर रहा है। और वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, ये भी याद रख ले, ये डिपेंड करता है हमारे पास नेचर ऑफ मेटल या मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस पर भी, टेक्सचर पर भी डिपेंड करता है। तो अब वर्क फंक्शन, अब यहां से बात करने जा रहा हूं मैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की। किसकी बात करने जा रहा हूं मैं सर, आप बात करने जा रहे हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है वो जरा समझिएगा। वो यहां से ही आपके सामने आ गई, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, उसको मैं कह देता हूं E, ये बराबर होती है वर्क फंक्शन के, यानी कि एनर्जी के दो हिस्से हो गए ना, एक वर्क फंक्शन बन गया और बाकी किनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक हो गया। अब यहां E इक्वल टू क्या होता है सर, HF होता है, HF इक्वल टू फाई प्लस किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहां से एक बात समझिएगा, वो बात यह है कि अगर मैं ये कहूं कि अगर ये जो इंसिडेंट फोटोन है ना, इसकी एनर्जी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, कितनी होती 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर क्या होता सर, फिर ये इसको एब्जॉर्ब करता ये इलेक्ट्रॉन और एब्जॉर्ब करके यहां हो जाता, यहां जब यहां पहुंचता तो अब ये आगे मूव नहीं कर सकता था। यानी कि मैं यहां एक बात कर रहा हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो फिर हमारे पास उसकी किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जो जिसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के बराबर होगी, इसीलिए हम उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफ नॉट होती है तो फिर किनेटिक एनर्जी जो है वो 0 नहीं होती, वो नॉन जीरो होती है और उससे मूव कर रहा होता है फिर फोटोन, इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होने के बाद। सर सबकी एनर्जी सेम क्यों नहीं होती पर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट हो रहे होते हैं, यहां पर भी आपने हमें बताया कि किनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी होता है, सबकी सेम क्यों नहीं होती भाई। देखें, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेट्स सपोज निकलता है तो वो कोलाइजेंस के बाद निकलता है, तो मल्टीपल कोलाइजेंस में भी उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए फिर सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट एनर्जीज के साथ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। तो मैंने बात की इफ F इक्वल टू क्या हो जाए, F नॉट, यानी कि इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो उस वक्त जो किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगी, 0, यानी किनेटिक एनर्जी होगी नहीं फिर। तो यहां पर 0 पुट कर दिया, तो ये रिलेशन क्या बन गया सर, ये बन गया फाई इक्वल टू HF नॉट। तो इसका मतलब हुआ ये जो रिलेशन है ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है,
ये क्या चीज है? दिस इज द रिलेशन फॉर वर्क फंक्शन, याद रखना है, भूलना नहीं है। अब जरा एक और बात करते हैं, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह आप ये HF नॉट पुट कर दें, या सॉरी फाई की जगह, तो यही रिलेशन हमारे पास बन जाएगा, यही रिलेशन हमारे पास बन जाएगा HF इक्वल टू HF नॉट प्लस किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक हो गया। यहां से अगर हम किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना चाहें तो क्या काम करेंगे, फिर हम इसको ना लेफ्ट पर ले जाएंगे। जब आप इसको लेफ्ट पर लेके जाएंगे तो H कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा F माइनस F नॉट। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां से मैं एक और बात आपको बता देता हूं, ये आपने याद रखना है, ये एक फॉर्मूला आ गया। F की जगह ना आप C ओवर लैम्डा भी पुट कर सकते हैं, हमने पढ़ा ना F इक्वल टू V ओवर लैम्डा या C ओवर लैम्डा, ठीक है, तो वो भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आप पुट करेंगे अगर C ओवर लैम्डा, तो यही रिलेशन हमारे पास बन जाएगा किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू H और C ओवर लैम्डा नॉट, तो ये C कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा नॉट। अब ये लैम्डा नॉट क्या है, बताया था ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगी, और वो लैम्डा नॉट। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। यहां पर ना आप किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह V नॉट E भी पुट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला यूं भी बन जाएगा, V नॉट E इक्वल टू H इंटू F माइनस F नॉट। ठीक हो गया, तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। अब ना मैं एक आध MCQ आपसे डिस्कस करता हूं और फिर हम बात को क्लोज करते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। आइए अब ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 न्यूमेरिक MCQs करते हैं, और याद रहे MCQs हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हैं। तो मैंने 3 से 4 MCQs लिखे हैं और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। जरा पहला MCQ देखिएगा। पहले MCQ में CSS लेवल का MCQ है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज डबल्ड, यानी कि एक फोटोन आ रहा है और उसकी एनर्जी आपने क्या कर दी, डबल कर दी, देन किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो जल्दी से बताएं किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी। इंसिडेंट फोटोन का फॉर्मूला याद है, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन में अभी हमने पढ़ा था, E इक्वल टू क्या होता है सर, 5 प्लस किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आप वैसे आंसर क्या देंगे, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मोर देन डबल हो जाएगी, या सेम रहेगी। ठीक है, क्या आंसर देंगे आप सोचें, जरा मैं आपको भी करवा रहा हूं। तो अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन है ना, उसकी जो पहले एनर्जी थी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिस मेटल सरफेस पर वो टकराया ना, फर्ज कर लिया उसका जो वर्क फंक्शन था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो जल्दी से मुझे बताएं अब किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी उसकी वैल्यू, सर 10 थी ना टोटल, तो 3 प्लस डेफिनेटली बाकी कितनी होगी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बात समझ रहे हैं, अगर पहले ये थी, अब हमने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या कर दी सर, डबल कर दी। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या कर दी, डबल कर दी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले 10 थी तो अब कितनी कर दी सर, अब ये 20 कर दी, अब कितनी कर दी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे जल्दी से बताएं क्या एनर्जी बढ़ाने से वर्क फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं भाई, ये तो सरफेस मेटल पर डिपेंड करता है ना कि मेटल कौन सी है, इस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप कम एनर्जी वाला फोटोन इंसिडेंट करवाएं, आप ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन इंसिडेंट करवाएं, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। ये क्या रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताएं किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी सर, देखें टोटल 20 थी ना, 3 तो वर्क फंक्शन में गई, अब जो किनेटिक एनर्जी होगी सरप्लस एनर्जी होगी, वो किनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी है सर, अगर 17 और ऐड करें ना तो फिर हमारे पास ये 20 बनेगा, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखें पहले अगर 7 थी तो अब कितनी होगी 17, क्या डबल हुई, नहीं भाई, क्या डबल से कम हुई, नहीं सर, क्या डबल से ज्यादा हुई सर, बिल्कुल। तो अब देखें ना डबल से क्या हुई है, ज्यादा हो गई है। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे सर, मोर देन डबल। समझ आई है कि नहीं भैया, नहीं समझ आई तो दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। एक और एमसीक्यू, बहुत मजे का एमसीक्यू, शायद कह रहा है इफ EI यानी कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वो कितनी है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
एंड फाई इक्वल टू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी मेटल होगी सर? पोटेशियम होगी, ठीक है। तो अब ये इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जल्दी से बताएं फिर इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? क्या पूछा उसने? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिएगा यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ई आई इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सॉल्व करते हैं इसको जी। देखें ई आई इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह हम वी नॉट ई लगा सकते हैं ना। अभी हमने डिस्कस किया यार 1 मिनट पहले। तो अब देखें वी नॉट निकालना ना, अब ये प्लस फाइव है, इसको लेफ्ट पर ले आए, क्या हो जाएगा सर? माइनस फाइव। तो ये आ जाएगा वी नॉट ई इक्वल टू ई आई। इसको इधर लेके आए, मैंने रीअरेंज भी साथ ही कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं मैंने की, बहुत आसान काम किया। माइनस फाइव, ये इधर आके माइनस फाइव हो गया, ये इधर ही रहा, फिर मैंने इसको उठा के इधर कर दिया और इनको उठा के राइट पे कर दिया। अब जरा इनकी वैल्यूज पुट करें सर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ई आई इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी सर 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 कितना है सर? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये क्या है सर? ये वी नॉट ई है, इसको भी ऐसे रहने देते हैं, ई की वैल्यू पुट करके मुसीबत में ना पड़े, ठीक हो गया। पढ़ना है तो पढ़ दे, इधर से ही कॉमन आके इधर से ही कट जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। अभी फाइनल में भी यही आने वाला है, तो इसलिए मसला नहीं है। अभी देखिएगा जरा, अभी बहुत आसान काम होने वाला है। और आसान काम क्या है जरा देखें। अब ये वी नॉट ई इधर ऐसे ही रहा, वी नॉट ई, और राइट साइड पर क्या आ गया? 3.5 माइनस 2.2। सर 3 में से 2 गए तो बच गया 1, 0.5 तो 0.5 में से 2 गए तो सर बच गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो गया सर। अब इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो वी नॉट सर हमारे पास आ गया 1.3 वोल्ट। कितना हो गया सर? 1.3 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन होगा जी बताइएगा जरा? सर अल्फा ऑप्शन, ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। अब ना मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं आपके पास, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब कैसे होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं एक ऐसी सरफेस की, ऐसी मेटल की जो सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर है, यानी कि ये एक मेटल है जो कि सीजियम कोटेड है और ये सिल्वर के ऊपर आपने सीजियम की कोटिंग कर दी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगी, ये देगी इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए। किसके लिए देगी? इंफ्रारेड रेडिएशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है कि कौन सी मेटल किन रेडिएशन पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपको याद कराने के लिए यहां लिख दिया। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये जो है ये विजिबल लाइट पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देती है, विजिबल लाइट के लिए। और अदर मेटल जिंक, एल्यूमिनियम, निकल वगैरह के लिए, इनके लिए जो है ये हमारे पास यूज होती है अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट जो है वो हमें बाकी मेटल्स के लिए, और अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर उन पे हमें एक्सरेज की तरफ भी जाना पड़ जाता है, इतना मसला नहीं है, लेकिन प्रोमिनेंट यही है, ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब जरा देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये ग्राफ आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है। वो सवाल ये पूछ रहा है कि आपको एक ग्राफ गिवन है, इसमें y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है। तो जल्दी से बताएं इसका x इंटरसेप्ट आपको क्या दे रहा है, y इंटरसेप्ट क्या बता रहा है और स्लोप क्या दे रही है, जल्दी से बताइएगा जरा। तो आपने देखा सर x इंटरसेप्ट जो है ना ये है, ये x एक्सिस है, तो ये इसका क्या हो गया? ये हो गया सर x इंटरसेप्ट। ये क्या हो गया? x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट ये देखिए फ्रीक्वेंसी है ना, तो यहां तक तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 है, तो इसका मतलब हुआ ये फ्रीक्वेंसी यहां पर, इस फ्रीक्वेंसी पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कहां से स्टार्ट होगा? इस फ्रीक्वेंसी से आगे। तो जहां से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है जिस फ्रीक्वेंसी, उसे क्या बोलते हैं सर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको मैं F0 कह देता हूं, ठीक हो गया। y इंटरसेप्ट देखिएगा, ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट है। ये क्या देगा सर? y एक्सिस पर एनर्जी है, ये अगर 0 है ना यहाँ पर, तो नीचे आएंगे तो नेगेटिव में एनर्जी है, ऊपर आएंगे तो पॉजिटिव। नेगेटिव में एनर्जी जो है, नेगेटिव में एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन ने यहां से बाहर जाना है
किनेटिक एनर्जी गेन करनी है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए यहां से बाहर जाने के लिए। तो ये जो है ये क्या चीज है फिर सर, ये वर्क फंक्शन दे रहा है। ये क्या दे रहा है? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन यानी कि फाई। ठीक हो गया, इसको मैं क्या लिख देता हूं? फाई लिख देता हूं। ये आपको वर्क फंक्शन दे रहा है। इसकी स्लोप क्या दे रही है जल्दी से बता दे सर। स्लोप देखें, वाई एक्सिस पर किनेटिक एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, एफ माइनस एफ नॉट कर दें तो ये आ जाएगा स्लोप बराबर हो गया हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है ना, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ये आ गया सर हमारे पास किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ओवर एफ माइनस एफ नॉट, और ये किसके बराबर होती है? किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ओवर एफ माइनस एफ नॉट। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैं इसको यहां लिख देता हूं, कहां पर? यहां पर लिख देता हूं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, H इसकी जगह HF लगा देते हैं, इसकी जगह HF नॉट। तो किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो हमने यूं पढ़ा था H इंटू एफ माइनस एफ नॉट। अगर ये एफ माइनस एफ नॉट इधर आके डिवाइड हो जाए तो क्या बच जाएगा सर? H। तो ये देखें किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ओवर एफ माइनस एफ नॉट क्या देगा सर? H देगा, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट देगा। ठीक हो गया। अब मैं एक और काम करता हूं, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, आपसे पूछ लिया मैंने। मैं एक और काम करता हूं, मैं एक और ग्राफ बना देता हूं। ये ले जी, एक और ग्राफ बन गया। इसको मैं क्या देता हूं? इसका जो वर्क फंक्शन है ना वो फाई 1 है और इसका जो वर्क फंक्शन है वो फाई 2 है। जल्दी से बताएं किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? इस रेड वाली का, यानी कि फाई 1 ज्यादा है या फाई 2 ज्यादा है? आप कहेंगे सर इसको नीचे लेके जाएंगे ना तो इसका वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि फाई 2 जो है, फाई 2 ये ग्रेटर होगा किससे? फाई 1 से। ठीक हो गया। तो इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक हो गया जी। यहां से एक और बात आपसे पूछता हूं, अगर यहां पर किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाए V नॉट, अब बताएं इसकी स्लोप क्या देगी? अब बताएं जी जल्दी से सर। अब जो स्लोप है ना V नॉट के केस में, ठीक है, अब स्लोप हमारे पास आ जाएगी V नॉट ओवर F माइनस F नॉट। अब देखिएगा जरा, V नॉट किनेटिक एनर्जी की जगह हम पुट कर सकते हैं ना, V नॉट E, V नॉट E इक्वल टू H इंटू F माइनस F नॉट। यहां से मैं काम करता हूं, ये F माइनस F नॉट इधर ले आता हूं और ये E इधर ले जाता हूं, तो ये बराबर आ जाएगा V नॉट ओवर F माइनस F नॉट, ये बराबर आ जाएगा H ओवर E। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि इस केस में स्लोप आपको क्या दे रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपने ढेर सारी दुआएं दी होंगी। अगर नहीं दी तो जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।